Welcome, boys and girls. We are going to study this new chapter today. This is obviously related to the vibrations. तो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं and this is harmonically excited vibration. This means this is the response to the response to the force applied externally. मतलब आपके पास एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है और यू हैव अ स्प्रिंग मास सिस्टम है ना, जिसमें डैम्पिंग भी होगी या नहीं होगी वो हम आगे बताएंगे। तो उसको फिर हम देंगे कौन सा फोर्स, उसको हम फोर्स करेंगे अप्लाई एक्सटर्नली एंड दैट देन वी विल सी कि जो इसमें वाइब्रेशन है, जो उसकी रिस्पॉन्स है वो कैसे होगी। दैट विल बी आवर प्रॉब्लम। सो बट आपको यहाँ पे देखना है कि until now हम सिर्फ पढ़ते थे वाइब्रेशंस, फ्री वाइब्रेशंस के बारे में। उनमें हम फोर्स नहीं देते थे एक्सटर्नली, उनमें हम क्या देते थे, उनमें हम देते थे इनिशियल कंडीशंस, यानी हम सिस्टम को डिस्टर्ब करते थे इनिशियली एंड देन वी विल लीव इट एज सच। फिर हम सिस्टम को छोड़ते थे और वो खुद वाइब्रेट करता था। ऑब्वियसली वो फिर उसमें अगर डैम्पिंग होती तो फिर वो रेस्ट पे आ जाता था कुछ टाइम के बाद। इसी तरह अगर डैम्पिंग नहीं होती तो फिर वाइब्रेशंस बहुत टाइम तक सस्टेन हो जाती थी। लेकिन अब हम देंगे, जब हम एक स्प्रिंग मास, हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसको हम देंगे एक्सटर्नल फोर्स भी। सी दिस इज एक्चुअली फिजिकली इंपॉर्टेंट और वी कैन से दिस इज फिजिकली रिलेवेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक तो क्या बोलते हैं, आपके पास एक गाड़ी है, उसमें शॉकर्स होते हैं, है ना, शॉकर एब्जॉर्बर सिस्टम होता है ना उसमें। और शॉकर के अंदर क्या होता है, शॉकर इज नथिंग, उसमें एक स्प्रिंग लगाया हुआ होता है एंड उसके अंदर डैम्पर भी होता है, एक डैम्पर, विस्कस डैम्पर। जब कहीं पे स्पीड ब्रेकर आता है और योर रोड इज रफ, दोस वाइब्रेशंस आर एक्चुअली अब्सॉर्ब्ड बाय द शॉकर एब्जॉर्बर सिस्टम, है ना। तो उससे फिर सी दिस शॉकर एब्जॉर्बर सिस्टम फॉर ए बाइक और फॉर ए कार इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी गाड़ी में शॉकर नहीं होगा तो आप जब किसी जंप, ये स्पीड ब्रेकर अगर आपको कहीं पे आ जाएगा या आपका रोड थोड़ा बहुत रफ होगा, तो क्या होगा कि उस वक्त जो स्पीड ब्रेकर पे जो फोर्स अप्लाई होगा ना आपकी गाड़ी को, तो उस गाड़ी के जो अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट जो उसके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म्स में या जो भी उसमें मटेरियल है, तो वो टूट जाएगा। तो इतना ह्यूज इम्पैक्ट होगा, है ना। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आपका के बाइक का शॉकर या शॉकर एब्जॉर्बर सिस्टम खराब हुआ होगा, तो फिर अगर आप गाड़ी को चलाओगे ना, यू विल सी कि आपको मतलब खुद भी बहुत डिस्कम्फर्ट होगा। वो जो गाड़ी है ना, वो लगता है कि टूट जाएगी, वो टूट भी जाती है ना, वो टूट जाएगी। दैट कांट सस्टेन, इवन स्मॉल वाइब्रेशंस विल बी ट्रांसमिटेड टू द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द व्हीकल, जिससे कि फिर गाड़ी में डैमेज हो जाएगा। many components can be broken by that. वो जो गाड़ी चलाता होगा उसको excessive discomfort feel होगा। So this vibrations are to be eliminated and this is an important thing to eliminate these vibrations. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्पीड ब्रेकर हमें है ना, that's an external entity। जो अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको स्पीड ब्रेकर आ गया, so that speed breaker will apply, give an external force to the vehicle, है ना। even though वो थोड़ा बहुत बम्पी बनाया होता है, एक्चुअली जब आप गाड़ी उस पर चढ़ाओगे तो वो गाड़ी में कुछ एक्सेलरेशन होगी ना, तो जब गाड़ी उस पर चढ़ेगी तो देयर विल बी चेंज इन मोमेंटम, है ना। उस वक्त आप स्पीड को डिक्रीज करते हो, और अगर नहीं भी करते हो तो डायरेक्शन चेंज होती है ना थोड़ी सी भी, उसकी वजह से वहां पे फोर्स अप्लाई होता है जो हम आपकी गाड़ी है। उस फोर्स को हम फिर ऑब्वियसली शॉकर एब्जॉर्बर सिस्टम एब्जॉर्ब करता है। तो वी कैन जस्ट सेइंग कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक्सटर्नली जो फोर्स लगता है वो कहाँ पे लग सकता है। इसी तरह आपके पास सपोज एक मशीन है, आपके पास जनरेटर है बड़ा सा, तो अगर आप देखोगे जब वो जनरेटर चलता हुआ होता है ना, तो जो इसके अंदर मशीन मूविंग कंपोनेंट्स हैं उसकी वजह से वाइब्रेशन होते हैं। तो वाइब्रेशन एक्चुअली ड्यू टू अनबैलेंस होते हैं। बेसिकली हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर नॉट डिजाइन
they can't be designed perfectly, तो कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस होती है because of that unbalance. वो हम पढ़ेंगे आगे अनबैलेंस की वजह से जो वाइब्रेशंस होती है. तो फिर होता क्या है, जो उसमें वाइब्रेशंस होती है दे आर एक्चुअली मशीन जो आपका जनरेटर है उसको अगर हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल फ्यूल से, है ना, कोई डीजल पे होगा, है ना, जनरेटर यूजुअली दैट विल रन ऑन डीजल फ्यूल और whatever the fuel can be, it can be petrol as well or kerosene. तो उसमें हम क्या कहते हैं, उसमें जो वाइब्रेशन होती है वो हमेशा रहती है. अगर आप देखोगे ना, अगर आप वहां पे उसके जनरेटर के नजदीक जाओगे तो उसमें वाइब्रेशन होती रहती है. तो दोज वाइब्रेशंस आर एक्चुअली सस्टेन्ड बाय दिस एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल फ्यूल, है ना. तो हम उसको कह सकते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स उस वक्त हम देते हैं ना, बिकॉज ऑफ द मूविंग कंपोनेंट्स, उसकी वजह से वो वाइब्रेशन सस्टेन रहती है. तो फिर वो दूसरी बात है, वो एक्चुअली हमने उनको फिर डिक्रीज करना होता है ना. गुड डिजाइन विल बी इन विच द वाइब्रेशंस आर मिनिमम. तो इसी तरह अगर आपके पास एक झूला है ना, क्रैडल, जिसमें बेबी को आप रखते हैं, यानी क्रैडल, तो अगर आप उसको बच्चे को उसमें चढ़ा दोगे तो यू हैव टू गिव एक्सटर्नल फोर्स सस्टेन द वाइब्रेशन. आपको इंटरमिटेंटली उसमें फोर्स देना पड़ेगा, अदरवाइज व्हाट हैपेंस द वाइब्रेशंस विल सीज. तो इस टॉपिक में हम क्या इस चैप्टर में हम करेंगे, वी विल सी द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स ऑन द वाइब्रेशंस. हम देखेंगे, हम इसको मॉडल करेंगे. जब एक फोर्स इस पे अप्लाई होता है तो ये कैसे सिस्टम हमारा कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि अभी तक हमने इसको एक्सटर्नली फोर्स नहीं दिया, अगर आपको पता हो. हम जस्ट सिस्टम को डिस्टर्ब करते थे, फिर उसको फ्री छोड़ते थे, तो वो खुद से वाइब्रेट स्टार्ट होता था. लेकिन वो वाइब्रेशन फिर डाई होते हैं ना. अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली भी, अगर आपने कहीं पे भी कोई सिस्टम होगा जिसमें एक्सटर्नली हम वाइब्रेशंस को सस्टेन नहीं रखते, तो दोज वाइब्रेशंस विल इवेंचुअली डाई आउट. इन दिस केस वी विल सी दैट इफेक्ट अगर हम एक्सटर्नली फोर्स देंगे. मैंने लिखा है इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सेम सिस्टम. मतलब हमारा सिस्टम तो वही रहेगा, स्प्रिंग मास सिस्टम, लेकिन दैट विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स. So this force is provided externally in most of the systems. हाँ, तो फिर मैंने अभी एग्जांपल तो बता ही दी. इसी तरह एक अर्थक्वेक जो है ना, अर्थक्वेक जो सोर्स पे वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उसकी वजह से फिर फोर्स ट्रांसमिट होता है ना. वो फोर्स जो दैट दैट मूव्स और दैट्स ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, है ना. दोज वेव्स आर ट्रांसमिटेड टू अ बिल्डिंग और फिर बिल्डिंग शेक हो जाती है. सो दैट इज आल्सो एक्सटर्नली सस्टेन्ड वाइब्रेशन. ऑब्वियसली फिर वो डिपेंड करेगा कितने टाइम तक अर्थक्वेक रहेगा. So the problem of earthquake is also one that of a vibration. So what do we mean by that? इसका मतलब ये होगा, suppose आपके पास building है. So most of the जो buildings होते हैं ना, बड़ी बड़ी buildings, जो actually foreign countries में या even in India, most of the buildings are designed keeping into consideration the earthquake that it can sustain, है ना. हम तो building ऐसी बनाना चाहेंगे जो फिर earthquake को sustain कर ले. हाँ, सस्टेन तो ऑब्वियसली, सस्टेन का मतलब ये होगा कि उसमें कम से कम डैमेज हो जाए जब. So that problem then becomes one of the vibrations, one of the problems of vibration. वो हमें नहीं पढ़ना है, but I'm just giving you an example कैसे external forces apply होते हैं in vibratory system में. तो मैंने ये एग्जांपल भी, सपोज आपके पास एक ये है ना फ्रांसिस टर्बाइन या कैप्लान टर्बाइन, जो आपने टर्बाइन पढ़े होंगे ना, अगर आपने फ्लूइड मशीनरी में पढ़े होंगे जो टर्बाइन होते हैं हमारे, तो व्हेन दे वो बड़े होते हैं ना, बहुत बड़े होते हैं. सो व्हेन दे मूव, जब वो रोटेट होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है कि देयर आर वाइब्रेशंस. उनकी वजह से, उस मोशन की वजह से वाइब्रेशंस होती है. तो वो क्यों होती है वो मैं बता दूंगा. सो दैट इज आल्सो एक्सटर्नली सस्टेन्ड वाइब्रेशन, है ना. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाइब्रेशंस आर ऑकरिंग, जो भी जहाँ कभी कहीं भी मशीन आपके पास होगी ना, उसमें कम से कम थोड़ी सी वाइब्रेशंस तो होती ही है. जब आप गाड़ी में होते हैं उसमें भी थोड़ी सी वाइब्रेशंस होते हैं ना, उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं. तो these vibrations वो तो कंटिन्यूअसली होती है. क्यों? बिकॉज दे आर सस्टेन्ड एक्सटर्नली, है ना. अगर जब तक गाड़ी आपकी चलती, मतलब गाड़ी आपकी वो है ना स्टार्ट मोड में, तब तक वो वाइब्रेशंस भी होती रहेंगी. वंस यू कट दिस फ्यूल, वंस आप गाड़ी को बंद करेंगे तो वाइब्रेशंस जो होते हैं ना, जनरल वाइब्रेशन जो गाड़ी में होती है ना, वो भी बंद हो जाती है. सो इसका मतलब ये हो गया, these vibrations are sustained externally, है ना. some external force is applied. वो force actually किससे अप्लाई होता है? by moving parts.
वो हम आगे देखेंगे। सो इसी तरह अगर आपके पास बेबी का क्रैडल है तो आप उसको, अगर उसको आप कंटिन्यूस मोशन में रखना चाहते हो, वाइब्रेशन सस्टेन रखना चाहते हो, तो आपको उसको एक्सटर्नली फोर्स देना पड़ेगा। तो इस केस में हम वही पढ़ेंगे, जब हम एक्सटर्नली फोर्स देते हैं तो सिस्टम हमारा जो है वो कैसे बिहेव करेगा। इन दिस केस इट विल बी अ स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम हुआ वही जो हम आगे पढ़ते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा, उसी पे हम देंगे एक्सटर्नल फोर्स, अब देखेंगे कि वो कैसे हमारा बिहेव करता है। तो मैंने लिखा है ये, हाँ, बट इन दिस केस दिस फोर्स, तो अब फोर्स का नेचर क्या होगा? अब फोर्स का नेचर कुछ भी हो सकता है, देयर द फोर्स कैन कम इन 1000 टर्म्स। लेकिन हम तो एक स्पेशल फोर्स पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं हार्मोनिक फोर्स। मतलब जो एक्सटर्नली जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे ना सिस्टम पे, दैट विल बी हार्मोनिक फोर्स। हार्मोनिक फोर्स मींस एफ नॉट साइन ओमेगा टी। स्पीड ब्रेकर का क्या होता है, वो उसकी जो, अगर आप देखोगे ना स्पीड ब्रेकर की वो, तो इसे ये ना कॉन्फ़िगरेशन, उसको डिजाइन किया होता है एज लाइक ए साइन कर्व, है ना, ऐसे ना, ऐसे होता है ना स्पीड ब्रेकर। तो उसका इसके साथ कुछ नहीं है, बट आई एम सेइंग कि स्पीड ब्रेकर भी थोड़ा बहुत साइनोसॉइडल फोर्स, उसके जो फोर्स है ना एक्सटर्नली, वो साइनोसॉइडल फोर्स होगा और हार्मोनिक फोर्स होगा। वो हम उसी फोर्स को पढ़ेंगे जो हमारा फोर्स ऐसे होगा, हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे ना स्प्रिंग मास सिस्टम पे, दैट विल बी हार्मोनिक। और वो जो फोर्स होगा दैट विल बी एफ इक्वल टू एफ नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ये एफ इज कॉल्ड एफ नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी का मतलब क्या हो गया? सी साइन, दिस मींस कि फोर्स जो वेरी होता है वो साइनोसॉइडली वेरी होता है, ऐसे एज शोन इन फिगर 1। ये देखो, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा फोर्स का एफ नॉट, और ये चेंज पहले जीरो होगा। इस इक्वेशन को अगर मैं प्लॉट करूंगा, पहले जीरो होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम बन जाएगा एफ नॉट, फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर होगा एफ नॉट या वट एवर, जो भी इसका वैल्यू होगा एफ नॉट का, फिर ये डिक्रीज होता जाएगा और फिर ये डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर ये पहले पॉजिटिव हो गया, मतलब अगर अभी पहले राइट साइड में है ना, इस टाइम में हाफ टाइम पीरियड के लिए, फिर उसके बाद ये लेफ्ट साइड में होगा अनदर हाफ पीरियड के लिए, और उस वक्त भी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा एफ नॉट। तो दिस इज इट, ये जो फोर्स है इसको मैंने प्लॉट किया है ना, इट्स कॉल्ड एफ नॉट साइन ओमेगा टी को प्लॉट किया है इन फिगर 1। दिस इज द फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। तो यही फोर्स है ना, इसी को हमने स्टडी करना है कि जब हम इसको एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम में, ऑब्वियसली वहां पे डैशपॉट भी होगा, तो मैं उसको स्प्रिंग मास सिस्टम ही बोलूंगा, या 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो इसी तरह अगर आपके पास ये होगा ना, एफ इक्वल एफ नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये जो इक्वेशन 1 है, इसको, इस इक्वेशन को हम प्लॉट कर सकते हैं फिगर 2 में। तो उस वक्त पहले ही होगा फोर्स एफ नॉट है, तो ये साइन ओमेगा टी ही होगा। तो दीज टू कर्व्स आर सेम, जस्ट इन दिस केस यहाँ पे हमारा फाई है, फाई मींस फेज एंगल। तो फेज एंगल कुछ नहीं देता है, फेज एंगल जो हम इससे पहले भी पढ़े थे ना, जो मैं फाई फाई लिखता था, फेज एंगल गिव्स द वैल्यू ऑफ एफ एट टाइम टी इक्वल टू 0। जरा टी को सब्स्टिट्यूट कर लो 0, तो ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ फाई, है ना। एफ इक्वल टू एफ नॉट साइन ऑफ फाई, मतलब उस वक्त जो वैल्यू होगा ना एफ का, वो 0 नहीं होगा इस टाइम 0 पे, इनिशियली भी उसका वैल्यू होगा। मतलब आपका फोर्स इनिशियली ही स्टार्ट होता है विद अ वैल्यू एफ नॉट साइन ऑफ फाइव। फॉर एग्जांपल फाइव का वैल्यू है 25 और एफ नॉट का है 10, एफ इक्वल टू 10 साइन फाइव एट टाइम टी इक्वल टू 0। उसका मतलब क्या हो गया? 10 साइन फाइव, 10 साइन 30 फॉर एग्जाम्पल, वो हो जाएगा 1/2 साइन 30 सपोज। तो दैट विल बी 30/2, दैट विल बी 15। तो मतलब इनिशियली जो है फोर्स का वैल्यू है 15, उसके बाद वो इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज, वैसे ही होगा जैसे कि ये फिगर 1 में था। मैं यहाँ पे एक्चुअली आपको दिखाना चाहता हूँ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फेज एंगल फाई। दिस इज, इसका सिग्निफिकेंस एक ही है कि ये देता है इनिशियली जब टाइम टी 0, उस वक्त आपके फोर्स या जो भी इक्वेशन में होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट में हो, फिर आप देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, जैसे इससे पहले हम देखते थे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। तो इस वक्त फोर्स का वैल्यू क्या होगा जब टाइम टी इक्वल टू 0 होगा? दैट विल बी डिटरमाइंड बाय दिस फेज एंगल फाई। ये मैंने फिगर 2 में प्लॉट किया इसको, ये ना इक्वेशन 1 को, इसमें भी एफ नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू, है ना।
एंड एफ नॉट साइन फाई इज द वेरी, यहाँ पे मुझे एफ नॉट साइन फाई लिखना था, मुझसे गलती हो गई, मैंने नहीं लिखा। तो ये एफ नॉट साइन फाई है इनिशियली जो टाइम टी पे, जो टाइम टी इक्वल टू 0 पे जो एफ का वैल्यू है। तो मैं इसलिए दिखाता हूँ इस फोर्स का नेचर, साइनोसॉइडल नेचर। तो मैं इसको देखना चाहता हूँ, तो जब मैं इसको देखना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मतलब इसका नेचर क्या है इस फोर्स का, मतलब इसको हमें पता होना चाहिए इसका वेरिएशन कैसा होता है। तो दैट इज इट्स वेरिएशन, ये इसका दिखाता है फिगर 1 में और फिगर 2 में। 10 years कर फिगर पाने तक दोस्त बोल तक फिर लो सिक्वेशन। तो दिस इज इट, मतलब मैंने इसको प्लॉट किया फोर्स एफ को विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। पहले मैंने सीधा एफ इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी को किया, और उस वक्त तो टाइम टी पे एफ का वैल्यू 0 होता है। मैंने इसका नेचर दिखाया आपको, जो हम फोर्स स्प्रिंग मास सिस्टम पे लगाना चाहते हैं एक्सटर्नली, उसका नेचर दिखाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम इस फोर्स को अप्लाई करेंगे ना, मैं नहीं कहता हूँ कि सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, मैं जस्ट कहना चाहता हूँ ये फोर्स कैसे बिहेव करेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दिस फोर्स विल कीप ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन, बिकॉज है ना इसमें साइन टर्म, जब फॉर एग्जांपल साइन आपका साइन ऑफ, जब टी बढ़ जाएगा तो एंगल भी बढ़ जाएगा, जब हाफ टाइम हो जाएगा ना इसका, जितना भी इसका टाइम पीरियड होगा वो हम देखेंगे ना, तो इट विल कीप ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन। पॉजिटिव में भी जाएगा, यानी राइट साइड में भी फोर्स होगा, लेफ्ट साइड में भी। और अगर आपका स्प्रिंग मास सिस्टम वर्टिकल है तो इसका मतलब होगा डाउनवर्ड भी फोर्स होगा और अपवर्ड भी फोर्स होगा। सो दिस फोर्स विल कीप ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। हाँ, तो मैंने फेज एंगल को भी दिखा दिया, तो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। तो लेट्स नाउ टेक अ स्प्रिंग मास डैशपॉट सिस्टम। डैशपॉट में इसी को बोलता हूँ, ये ना जो डैम्पर होता है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड अ डैशपॉट, ये ना इसकी डैम्पर होता है। दिस इज अ पिस्टन दैट इज इनसाइड द सिलेंडर एंड देयर इज फ्लूइड इनसाइड इट। तो जब स्प्रिंग मास सिस्टम मूव करेगा ना, दिस फ्लूइड विल ऑफर द रेजिस्टेंस। तो जब ये नीचे जाएगा तो फोर्स, वो ये जो इसका फोर्स होगा वो अपवर्ड होगा, और जब ये ऊपर जाता होगा ना मास, तो जो इसका डैम्पर का जो फोर्स होगा ना, डिसिपेटिव फोर्स, दैट विल बी डाउनवर्ड्स। वही वो दैट विल बी इन, दो फोर्सेस का नेचर एक ही होगा, मतलब ये डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी। हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना। तो मैं अब इस डैशपॉट को बना लूंगा फिर से। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इसमें इस मास पे एक्सटर्नली एक फोर्स भी लगता है, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है ना। तो आप साइन भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि एफ नॉट कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज एफ नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो दिस इज नॉट एन इशू। यहाँ पे मैंने कॉस दिखाया, ऊपर साइन, तो हार्मोनिक फंक्शन हो गई जिसमें साइन या कॉस होंगे, है ना, बिकॉज दे आर इंटरचेंजेबल, मैथमेटिकली दे आर इंटरचेंजेबल। or we can say mathematically we can write them a cos term in terms of sin and vice versa। मैं कहीं पे अब cos लिखूंगा या sin, तो आपको वो बुरा नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास एक फोर्स एफ ऑफ टी लगता है इस मास में, है ना, और स्प्रिंग और डैश पार्ट तो है ही। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे है ना, ये देखो, एक फोर्स है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं इसको एक हार्मोनिक फोर्स दूंगा, और क्योंकि हम इसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लिखेंगे अब, जैसा कि हम करते हैं कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे इसकी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है एफ जे ना, एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मास इज पॉजिटिव डाउनवर्ड्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम कहीं पे भी इसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं ना, या फ्री बॉडी डायग्राम को लेके। मान लो मैं डाउन साइड में डाउन, ये ना जो द पोजिशन दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, उस वक्त मैं वहां इसको इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा। ठीक है ना। So let the spring mass system be subject to the harmonic force as shown in figure 3. The free body diagram is also shown in the figure. So equation of motion क्या आप लिखेंगे, क्योंकि x is positive when it is downwards, है ना, इस केस में राइट और लेफ्ट नहीं है, इस केस में डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स।
with respect to mean position. Mean position हो गई uncompressed situation, uncompressed position of the spring हो गई mean position. अब with respect to mean position मैं कहता हूँ downwards is positive, so then we will apply equation of motion. So ma is equal to summation f है ना, net force is equal to mass into acceleration. अब net force कितना है, minus kx, जैसे कि मैंने लिखा है minus kx, because this force is in the upward direction है ना, this will be minus kx. इसी तरह minus c into x dot is velocity, ये हो गया वो damper force, viscous damping force है ना, इससे पहले भी आता था ना. तो अब एक एडिशनल फोर्स आ गया प्लस एफ ऑफ टी, इसको मैंने प्लस इसलिए लिखा बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एफ इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना. फ्री बॉडी डायग्राम में आप अगर देख सकते हो एफ ऑफ टी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, इसलिए ये प्लस होगा है ना, वो दो होंगे नेगेटिव, ये होगा प्लस. एंड देन आपकी जो इक्वेशन है दैट विल बिकम एम एक्स डबल डॉट, एक्सेलरेशन हो गई ना, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर और एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स हो गया स्प्रिंग फोर्स प्लस सी एक्स डॉट, तो सी एक्स डॉट हो गया सी इंटू वेलोसिटी विच इज द विस्कस फोर्स है ना, इसमें भी विस्कस फोर्स आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ टी. अब एफ ऑफ टी किसके बराबर है, एफ नॉट कॉस ओमेगा टी. So this is the equation of motion for a spring mass dashpot system that is subject to an external harmonic force. अब तो हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, we have developed the differential equation or governing differential equation to the system of figure 3. अब हमने क्या करना है, हमने solution अब find करना है in terms of x. तो हमने देखना है इस differential equation को कौन सा solution, कौन सा x की function or which type of function of x will satisfy equation 3. That function of x in terms of time t है ना, वो x होगा in terms of t, x of t, or x as a function of time or displacement as a function of time. कौन सा वो होगा डिस्प्लेसमेंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही इस सिस्टम का रेस्पॉन्स होगा है ना, वही उस फिगर 3 का रेस्पॉन्स होगा. यही तो हम करते हैं, इसलिए इस वक्त यही करेंगे. सो इन दैट केस वी हैव टू फाइंड द रेस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम. तो मैंने इस लेक्चर को थोड़ा बहुत कम ही रखा क्योंकि मैंने अभी भी दिया ना आपको interactive lecture, not because of that but because I wanted it to make, क्योंकि इसके बाद हम फिर इसको रेस्पॉन्स ढूंढेंगे, वो दैट विल बी अनदर लेक्चर है ना, और फिर हमने रिजल्ट भी इंटरप्रेट करना है. दिस इज इट, हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह कल. दिस इज इट, दिस वाज द रिस्पांस ऑफ द spring mass dashpot system to an external vibration, to an externally applied force. Sorry. Okay, thank you.